नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान ढूंढते हैं। एपिसोड 71 तक पहुँच चुके हैं और आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वह कहता है कि जिप्सम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और हम सबको विचार करना है, करते हैं। और पूछा गया है कि कथन पर विचार करके हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए, कौन सा पूछा गया है। 3 कथन दिया गया है, एक एक करके देखते हैं और कीवर्ड सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। क्या है? भारत में जिप्सम भंडार की दृष्टि से है ना, गुजरात का प्रथम स्थान है। जितने भी राज्य हैं भारत का, उस स्तर पर पूछा जा रहा है। देखेंगे कि गुजरात है भी या कि कोई दूसरा स्टेट है, समझेंगे। यह एक मृदा कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, यह भी देखेंगे। और यह कृषि क्षेत्र में कैल्शियम व सल्फर का प्रमुख स्रोत माना जाता है। किसमें? तो एग्रीकल्चर के एरिया के लिए कहा जाता है। चलिए अब इन चीजों पर जरा देखते हैं। यहां जो बात किया गया है कि भंडार को लेकर के गुजरात, तो यहां पर इस बात को देखिए कि भारत में जिप्सम भंडार के मामले में अगर बात किया जाए प्रथम स्थान पर, तो वह राज्य जो है उसका नाम है राजस्थान। वीरों की भूमि राजस्थान। तो आप में से कितने सारे लोग जो हैं राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जरा कमेंट करके बताइए। तो आप जानते होंगे कि वहां पर जिप्सम का भंडार देखा जाता है, ना कि गुजरात में। तो राजस्थान में अगर देखे जाए ना, तो भारत में कि कितना जिप्सम भंडार है जो ज्ञात अभी तक है, ऐसा हो सकता है कि हमें ज्ञात ना हो अभी बहुत, उसका अगर देखा जाए तो तकरीबन जो प्रतिशत के आधार पर भंडार का, तो 80% जिप्सम जो है वह केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। मामला समझ में आ गया? अब एक बात समझिए, दूसरी बात यहां पर, यानी कि ये फैक्ट तो गलत हो गया। पहली चीज है, हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, लेकिन ये कथन जो है वह शहीद हो गया, वह जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम विशेष रूप से अगर देखेंगे ना, तो सोडियम मृदाओं को सुधारने के लिए मृदा कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम क्या है? क्षारीय गुण के साथ होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर देखिए, जो मृदा कंडीशनर की बात किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो है वह सोडियम क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कार्य होगा। तो यहां पर जो है जिप्सम के संदर्भ में यह कथन सही हो जाएगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कहा गया है कि क्या यह कैल्शियम और सल्फर का प्रमुख स्रोत होता है क्या? तो देखिए, जिप्सम में ना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, जो कि कैल्शियम और सल्फर दोनों का ही स्रोत होता है। जो अब ये करता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि चाहे वो कैल्शियम की बात किया जाए या सल्फर की बात किया जाए, तो पौधे का जो पोषक होता है, पोषण, उस पोषण के लिए यह एक आवश्यक तत्व माना जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि उसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों ही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए पौधों के पोषण के लिए आवश्यक है, तो निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में कैल्शियम और सल्फर का प्रमुख स्रोत यह होगा जिप्सम। तो यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। बी विकल्प के साथ हम चलेंगे यहां पर, ठीक है। पहला कथन गलत है। आगे चलते हैं और यहां पर बात की गई है विश्वामित्री नदी पुनरुद्धार परियोजना, और इसको 3 स्टार लगा दीजिए। यह चर्चा में रहा है, तो संभव है यहां से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। और कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से इसका संबंध है, ठीक। अब यहां पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया है। देखिए, विश्वामित्र नदी की सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं, तो गुजरात के वडोदरा शहर से होकर के यह बहती है, यानी कि वडोदरा कहां का? तो गुजरात। इसी शहर से विश्वामित्र नदी जो है वह होकर के गुजरती है। तो जाहिर सी बात है, इसका हम एक तो समझ गए कि संबंध कहां से होगा? गुजरात राज्य से होगा। अब जो यहां पर बात की जा रही है, देखिए, पुनरुद्धार परियोजना। पुनरुद्धार कहने का तात्पर्य क्या है कि नदी का जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, यानी कि खराब कहने का मतलब पॉल्यूशन बहुत होगा नदी का। और क्या किया जा रहा है? हर जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। शहर में से जहां होकर के गुजर रही है, अगर बड़ोदरा शहर से, तो शहरी कचरा जो है वो नदियों में फेंका जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चाहे वो नदी अतिक्रमण से उसको उद्धार करना हो या फिर प्रदूषण से, शहरी कचरों से, इन सब चीजों के लिए अब इसके लिए कुछ व्यवस्था भी किया गया है। पुनर्जीवित करने के लिए VRRP, इसको ध्यान रखिएगा, VRRP। अब क्या है ये VRRP? दरअसल इसको कहा गया है विश्वामित्र रिवर
रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट, है ना, इसलिए VRRP इसको चलाया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या, इसमें नदी के किनारों को संरक्षित किया जाएगा, जैव विविधता को बहाल करने की कोशिश की जाएगी, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर पूछा जाए तो मगरमच्छों के जो प्राकृतिक आवास है उसकी रक्षा करना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। मगरमच्छ वाला पॉइंट जो मैं बोला हूं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गुजरात के साथ चलेंगे, लेकिन बाकी जो जो बातें मैं बताया हूं वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और ये जो जीआई टैग वाला मामला है ना, ये हमेशा ही चर्चा में रहता है। ये जीआई टैग तो पढ़ ही लेना है, इसके अलावा बहुत सारे और उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है, वह भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो रिसेंटली कम से कम 1 साल या 1.5 साल में मिला हो तो वह आपको देख लेना है। अब यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त उत्पादों का नाम दिया गया है और संबंधित राज्यों की नाम दी गई है, और कहा गया है कि सही सुमेलित कीजिए, यानी कि कितने युग्म, कितने, कौन से नहीं, कितने, 3 दे करके। पहला जरा देखते हैं कि क्या है। वारंगल चपाता मिर्च, मिर्च की बात की गई है और कहा गया है कि क्या इसका संबंध केरल से है। देखिए, वारंगल चपाता मिर्च जो है, दरअसल इसका संबंध कहां से है, वह तेलंगाना राज्य से है, ना कि केरल से। तो यह फैक्ट तो हो गया भैया गलत। अब समझिए, तेलंगाना की बात जो की गई है ना, तो वारंगला तेलंगाना का एक शहर है दरअसल, और वह अपनी लाल मिर्च के लिए जाना जाता है। हो सकता है यहां से एक प्रश्न बना दे, तो लाल मिर्च को ध्यान में रखिएगा, है ना। ये एक तेलंगाना का क्या है, एक शहर है, अपनी लाल मिर्च के लिए जाना जाता है। तो यह युग्म जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आगे, कन्नेडियप्पा हस्तशिल्प तेलंगाना, ये काफी चर्चा में रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर कन्नेडियप्पा हस्तशिल्प जो है वो तेलंगाना का नहीं है, बल्कि कहां का है, केरल का है। तो यह हस्तशिल्प अभी चर्चा में रहा है, एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। विशेष रूप से अगर इसमें बात किया जाए तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ये वाला जो हस्तशिल्प है इसमें धातु और प्लस लकड़ी, 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये एक पारंपरिक हस्तशिल्प विशेष रूप से धातु और लकड़ी के काम के लिए जाना जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया है ना, क्योंकि ये तेलंगाना नहीं केरल होना चाहिए। दार्जिलिंग चाय असम, आप जानते हैं दार्जिलिंग चाय के विषय में तो सब चाय के दीवाने तो पूरे देश में हैं, तो जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय कहाँ है, वह पश्चिम बंगाल में है, ना कि असम में है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया कितने युग्म सही सुमेलित हैं, और हमने देखा क्या कि सबके सब गलत हो गए ना, तो कोई भी नहीं, डी विकल्प के साथ हम फिर चलेंगे। मामला समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट था। तो साल भर, फिर से कह दूं, कम से कम साल भर नहीं तो समय रहे तो 1.5 साल के अंतर्गत जितने भी राज्यों में जिस जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला हो, और खास करके जो विवादों में रहा हो, जैसे कि मखाना, जो मिथिला मखाना है उसको बिहार मखाना का नाम दिया जा रहा था, तो विवाद में रहा वो, है ना, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। मखाना बोर्ड भी बन रहा है इस बार बजट में, तो ऐसे जो प्रोडक्ट हो जिसको जीआई टैग दिया गया हो उसको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 है ना, अभी हाल ही में बीता है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कहा गया है सही है, और कौन सा कथन ये पूछा गया। 2 यहां पर स्टेटमेंट है। पहला क्या कहता है, इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को किया जाता है, यानी कि बीते के दिनों की बात की गई है, 7 अप्रैल अभी अभी बीता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस वर्ष का जो थीम है वह क्या रखा गया है, स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स। इसी का हिंदी अनुवाद यह है कि स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिलाकर के कौन सा कथन सही है, सी के साथ चलेंगे, है ना। 1 और 2 दोनों ही सही है। सभी प्रश्नों में ऐसे ही कीवर्ड निकाल के फिर उसका सही जवाब ढूंढना है। 5वां प्रश्न, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। अब क्या कहता है, जननी सुरक्षा योजना JSY के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह योजना अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, और कहा गया है कि कथन कौन से सही हैं, कौन से सही हैं ये बताना है। 3 स्टेटमेंट है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ध्यान देना है, केंद्र प्रायोजित योजना। 2 चीजें होता है, उस पर ध्यान दे दीजिएगा। एक होता है केंद्रीय छत्रक योजना, और दूसरा होता है केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें किसी भी प्रश्न में ऐसा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सही से प्रश्न को देखना है। और इसकी शुरुआत वर्ष जो है 2016 की गई थी, यह बताया गया है। यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। संस्थागत प्रसव समझते हैं ना, जननी सुरक्षा योजना, यानी कि गर्भवती महिलाएं जब अपने बच्चे को जन्म
जन्म देगी तो निश्चित तौर पर सरकार की ये सोच है कि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे, मां और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहना है। यह कब होगा? जब संस्थागत प्रसव होगा। संस्थागत प्रसव कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में जाके, घर पे नहीं, नजदीकी हॉस्पिटल में जो है वहां जाकर के बच्चे को जन्म दें। कि किसी भी तरह की समस्या हो तो अस्पताल में वो तमाम सुविधाएं हैं जिससे मां और बच्चे की जीवन को बचाया जा सकता है। इससे क्या होगा? शिशु मृत्यु दर जो है वह कम होगा देश में। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के यहां पर यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो जाहिर सी बात है यह स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। नहीं, इसकी शुरुआत जो है वह 2005 में ही कर दिया गया था। और तारीख भी बता देता हूं इसकी। अगर अप्रैल महीना की चर्चा करेंगे, हम अभी भी अप्रैल महीना में ही हैं, मतलब इस वर्ष 2025 के, तो 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत यहां पर जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। यह ध्यान रखना है, इसलिए गलत हो गया। और तीसरा कहता है यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है, यानी कि जाकर के आशा दीदी होते हैं उनके साथ अगर आप कांटेक्ट करते हैं, अस्पताल में जाकर के बच्चे को जन्म देती हैं महिलाएं, है ना, तो निश्चित तौर पर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी देखा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है, यानी कि इसके लिए उन्हें कुछ नगद में भुगतान सरकार करेगी, है ना। समझिए इस बात को कि अगर गर्भवती महिलाएं जाती है तो उनको पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन सशर्त यहां पर संस्थागत प्रसव होगा तभी के कंडीशन में, घर पे नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो पूछा गया था कौन से कथन सही हैं, तो पहला और तीसरा ढूंढिए। 1 और 2 3 नहीं है, हाँ यहां हो गया 1 और 3, दूसरा गलत है ना। चलिए ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए जैसे इसमें दूसरा हो गया, ये गलत हो गया, ये दूसरा, यहाँ भी गलत, ये दूसरा, ये भी गलत। विकल्प के माध्यम से भी कई बार हम प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं। यूपीएससी में कम से कम 10 से 15 प्रश्न के साथ ये करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी प्रीलिम्स पास कर पाएंगे। तो 1 और 3 जो है वह बी विकल्प में है, तो बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। इस प्रश्न को देख लिया हमने। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो है वो प्रावधानित है? वह अनुच्छेद 12, 14, 13 या 15, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात किया गया है। भाग 3 से चर्चा में लिया गया है। कौन सा अनुच्छेद होगा यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। आप में से जितने लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लगातार वो सही लिख रहे हैं और ये अच्छी बात है। लगातार इसका प्रयास जो है जारी रखिए, यह आपके लिए आगे चल के और भी फायदेमंद हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और लगातार तैयारी को और धारदार बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।